चलिए भाई, हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्ट 2, जिसमें हम लोग समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसके एक एग्जांपल को। हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये समझ चुके थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। अब सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट कमाने के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग में थोड़ा डिफरेंस होता ही है। जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि जो बिजनेस यूनिट्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं, उनके लिए जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उसके साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती हैं। तो हम इस अकाउंट को नाम बदल कर पहचानते हैं और इसे जानते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। तो अब आज हम लोग वही क्लियर करने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो अगर हम इसके मीनिंग को समझें तो ये लगभग लगभग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, जो बिजनेस फॉर्म्स हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने सीखा भी है क्लास 11th में। प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखने वाले हैं ये नॉन ट्रेडिंग, यानी कि जो बिजनेस सामान खरीदते बेचते नहीं है, सामान खरीदने बेचने वाले बिजनेसेस नहीं हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस, लेकिन यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग प्रॉफिट को सरप्लस के नाम से जानेंगे और लॉस को डेफिसिट। यानी कि हम लोग कहेंगे कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, यानी कि सरप्लस है, और एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है, इसका मतलब हमारे लिए डेफिसिट की सिचुएशन आती है। तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट को सरप्लस और लॉस को डेफिसिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें जो एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी कंपलसरी है। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते वक्त भी सीखा था कि करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस पता करने के लिए एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे वो कैश में हो या वो क्रेडिट में हो। अगर हम नेचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे अकाउंट्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम लोग नॉमिनल नेचर के अंदर रखते हैं, इसीलिए इसकी डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम की होती है। यहाँ पर सिर्फ रिवेन्यूज आइटम आते हैं, कोई कैपिटल आइटम नहीं आता है। ओनली रिवेन्यू आइटम्स आते हैं जो हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बिजनेस में जो पूरे थ्रू आउट द ईयर बार बार यूज होते रहते हैं। और खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड के अमाउंट्स को रिकॉर्ड करता है, कंटेन करता है, सिर्फ करंट पीरियड की। अगर हम लोग 2021 के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो 2021 के ही ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करेगा, 2020 या 2022 के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। और वापस इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर हम सब लोग समझें तो क्लोजिंग बैलेंस मींस जो हम फाइनल बैलेंस निकालते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो सरप्लस या फिर डेफिसिट कहलाता है। Then आगे चलते हैं तो हम लोग रिसीट एंड पेमेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे कैसे इसके डिफरेंट होता है, ये क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। तो हम देखें तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करता है। यानी कि उसके अंदर जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो थ्रू आउट अ पीरियड सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, वो ये नहीं देखता कि ये रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। तो रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर को रिकॉर्ड करता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉरी रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को कंटेन करता है, लेकिन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को कंटेन करेगा, क्योंकि कैपिटल आइटम्स के लिए हम लोग अलग से बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कैश पोजीशन को सिर्फ कैश पोजीशन को हमारा शो करेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हमारे थ्रू आउट द ईयर हम लोग सरप्लस पोजीशन में है, डेफिसिट पोजीशन में है, ये हमको दिखाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो उसके लिए ये भी मैटर नहीं करता कि वो ट्रांजैक्शन या वो कैश या वो अमाउंट जो रिसीव हुई है वो किस पीरियड से बिलोंग करती है। वो वो सारी अमाउंट्स
वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा जो थ्रू आउट द ईयर हमें या तो रिसीव हुई होंगी या तो हम पे कर रहे होंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोगों को थोड़ा छांट के, थोड़ा सा प्योरीफाई करके चीज़ें देता है कि थ्रू आउट द ईयर हमें जो रिसीप्ट हुई हैं क्या वो इसी साल की हैं तो वो इस साल की इनकम में काउंट होंगी, अगर वो इस साल की नहीं है तो इस साल की इनकम या एक्सपेंडिचर में काउंट ही नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिसीट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच। इसके अलावा रिसीट एंड पेमेंट का नेचर हम लोगों ने पढ़ा था वो रियल नेचर का होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग अभी भी पढ़ते हैं कि वो नॉमिनल नेचर के होते हैं। अगर आप दोनों के अकाउंट्स की साइड्स में देखेंगे, क्योंकि वो रियल नेचर है तो वहाँ रिसिप्ट डेबिट में और पेमेंट्स क्रेडिट होती हैं। जैसे रियल का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट होता है और जो अमाउंट पे कर रहे हैं हम लोग वो क्रेडिट होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल को बिलोंग करता है जिसमें कहा जाता है ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होती है और क्रेडिट साइड इनकम। ये इसका फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं एक तरफ एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और इनकम लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड, जिसमें सारी की सारी रेवेन्यू इनकम और सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, लाइक सैलरी, लाइक मीटिंग एक्सपेंस, लाइक ट्रेवलिंग एक्सपेंस, लाइक रेंट। और इनकम की हम लोग बात करें तो एक एनजीओ के लिए इनकम्स होती है लाइक सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन और ईयरली सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट्स या प्रॉपर्टी से मिलता वाला कोई रेंट, और इसके अलावा नए मेंबर्स जो एंट्रेंस लाइक योर स्कूल फीस, एडमिशन फीस, जो एंट्रेंस फीस जैसे हम लोग जिम वगैरह जाते हैं तो भी पे करते हैं, तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम्स होती हैं। देन हम लोग टोटल करके और बैलेंसिंग करते हैं तो पता चलता है कि इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज़्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर तो हम सरप्लस बोलते हैं उसको, और अगर हमारी इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हम उसको डेफिसिट की सिचुएशन में बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच के कुछ डिफरेंस हम लोगों ने लिए, क्योंकि ये दोनों अकाउंट वैसे तो नेचर वाइज और कंटेंट वाइज सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस अकाउंट बनाते हैं जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करती हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसके डेबिट बैलेंस को हम लोग लॉस और क्रेडिट बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट और कैपिटल में ऐड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट बैलेंस को हम लोग सरप्लस और डेबिट बैलेंस को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं, और ये हमारे कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। जो अकाउंट अभी तक हम लोग कैपिटल के नाम से जानते थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, यहाँ पर वो कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। ये कुछ न्यूमेरिकल है हमारा जिसमें हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है और इसकी हेल्प से हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर और अपना बैलेंस शीट तैयार करना था। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो रिसिप्ट साइड हम लोगों की शुरुआत होती है कि हमारे पास कितना कैश या कितना बैंक बैलेंस बाकी था, उसके बाद हमारे को क्या क्या रिसीविंग्स हुई हैं। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि रिसीविंग्स रेवेन्यू नेचर की हैं या कैपिटल नेचर की, यहाँ पे सिर्फ रिसीविंग्स से मतलब होता है। सेम पेमेंट्स में भी कोई मतलब नहीं होता कि वो रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम, लेकिन हम लोगों ने अगर पेमेंट यूज़ की है, पेमेंट के लिए कैश यूज़ किया है, तो वो यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट भी है जिसमें कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर 21 विल स्टिल रिसीवेबल अभी भी बाकी है। एट लास्ट हम लोगों को कहता है कि करंट ईयर से कुछ सब्सक्रिप्शन आपका मिलना बाकी है अभी भी, जिसे क्रेडिट में हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इंटरेस्ट हमारा ड्यू है जो हमें मिलना बाकी था लेकिन अभी तक मिला नहीं है, जिसे हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं, और कुछ रेंट है जो अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा। अब हम लोग इसकी बात करें आगे तो हम लोगों को इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में अलग अलग डिवाइड कर देना है, यानी कि रिसिप्ट साइड से हम लोग जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हैं वो सब लेकर जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल आइटम को बैलेंस शीट में लेकर जाने वाले हैं। डेट का बहुत ध्यान रखना होता है अपने को, क्योंकि हमारे को कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लोग जनरली दो बैलेंस शीट्स यहाँ पर तैयार करते हैं, एक लास्ट ईयर की, अगर हम लोग 2021 को यहाँ पे करंट ईयर का ले रहे हैं तो हमारे लिए 2020 लास्ट ईयर होगा, और करंट ईयर की बैलेंस शीट हम लोग 2021 में बनाने वाले हैं। तो डेट काफ़ी हद तक मायने रखती हैं, क्योंकि जिस डेट पर जो अमाउंट दी गई है हमें उसी डेट के हिसाब से उसको कंसीडर करना होगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो ओपनिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का कैश और बैंक बैलेंस होता है। तो हम लोगों को उसको, क्योंकि ये एसेट है हमारी कैश एंड
बैंक बैलेंस, तो हम इसको एसेट साइड लिखते हैं। और ये ओपनिंग बैलेंस है, मींस ये लास्ट ईयर हमारा बाकी था, तो हम इसको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लेके चल रहे हैं कि लास्ट ईयर जब एंड हुआ तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग यहाँ से कंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस जो लास्ट ईयर था वो हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो किया। इसके बाद हमें बताया गया कि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है और तीनों सालों का अलग अलग हमको दिया है कि हम लोगों को इस साल जो सब्सक्रिप्शन टोटल मिला उसमें 500 रुपए ऐसे थे, यानी जो 2020 से बिलोंग करते थे, मींस 2020 का कोई सब्सक्रिप्शन बाकी रह गया था। इसका मतलब वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी होना चाहिए। तो हम लोगों को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन एरियर के नाम से यहाँ पर शो किया कि ये 200 रुपये जो हमें इस साल मिले हैं, 500 रुपये सॉरी, जो हमें इस साल मिले हैं ये लास्ट ईयर हमारे एरियर में थे, हमें मिलने बाकी थे। तो यानी कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखाई देने चाहिए अपने को। 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है मेरे को वो 8,300 है, जो कि करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट भी थी। कहा गया था कि 2021 से ही कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो अभी मिलना बाकी है, तो हम लोग बताएंगे कि हमारी इनकम है जो अभी मिल नहीं बाकी है, इसलिए हम लोगों ने उसको इनकम में ऐड किया। और क्योंकि अभी मिला नहीं है अपने को, मिलेगा, दैट इज हमारे लिए एसेट है, तो हमने इसको एसेट में भी ट्रांसफर कर दिया सब्सक्रिप्शन एरियर के नाम से 700। और जो 2022 से बिलोंग करता हुआ सब्सक्रिप्शन हमको मिला है जो कि आने वाला साल है, तो ये हमारी एडवांस इनकम यानी कि लाइबिलिटी मानी जाएगी, तो हम इसको अपनी लाइबिलिटी में शो करेंगे। क्योंकि ये करंट ईयर में मिला है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से लाइबिलिटी शो करनी पड़ेगी 600 रुपीज़ की। इसके बाद हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की है। तो हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी प्रॉपर्टी थी, एसेट थी कोई, जिसे हमने बेच दिया। तो एसेट बेचने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है अपने को। हाँ, अगर हम लोग एसेट की वैल्यू से ज़्यादा पे बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, एसेट की वैल्यू से कम पे बेचते हैं तो लॉस होता है। लेकिन यहाँ हमको नहीं पता चल रहा है कुछ भी कि हमने प्रॉफिट पे बेचा है या लॉस पे। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक एक एसेट को खत्म करके हमने दूसरी एसेट क्रिएट कर ली है, तो ये इसमें कोई इनकम या प्रॉफिट हमारा इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इसको कहीं पर भी शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको ये याद रखना है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, इसका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। अगर इन्वेस्टमेंट थी तो वो हमारी एसेट्स में दिखनी चाहिए, और हमने इस साल बेची है यानी कि हमारे इस साल से पहले ये इन्वेस्टमेंट थी, तो हम लोग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इसको एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन एसेट शो कर देते हैं कि 2000 जो हमने बेचे इसका मतलब लास्ट ईयर रहे होंगे हमारी एसेट्स के अंदर, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर की एसेट्स में इसको ऐड ऑन कर लिया। इसके अलावा लैक्स इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने एक फर्नीचर को सेल आउट किया जिसकी बुक वैल्यू 400 थी। इट मीन्स हमारे पास फर्नीचर भी था, तो हम लोग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर भी ऐड करके दिखाएंगे कि हाँ हमारे पास अगर हमने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर भी मौजूद था 400 का, लेकिन हमने इसको सेल किया है 300 में। तो यहाँ पर हमारे को देख सकते हैं कि लॉस हो रहा है। 400 का फर्नीचर हम लोगों ने 300 में बेच दिया, इसलिए हम इसको एक्सपेंडिचर्स में अपनी यानी कि एज अ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऐड ऑन कर देंगे कि करंट ईयर में हमें 100 रुपये का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ हमारी एसेट्स हम लोगों ने सेल आउट कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने दो चीज़ें सेल की थी, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर। ये फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट सेल की थी मतलब हमारी प्रॉपर्टी रही थी। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में तो हमने इनको दिखाया है, लेकिन करंट ईयर की बैलेंस शीट में ना हमने फर्नीचर शो किया ना हमने इन्वेस्टमेंट शो की है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने बेच दी थी थ्रू आउट द ईयर, और बेचकर हमें ये पैसा मिल गया था, दैट इज़ वाई ये रिसिप्ट साइड लिखी है। तो यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस में ऑलरेडी इंक्लूड है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड को। तो पेमेंट साइड में हम लोगों ने सैलरी पेड की है जो कि हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम लोगों ने रेंट पे किया है 500 का, और एडजस्टमेंट में बताया कि 60 का अभी देना बाकी है। इट मीन्स 500 का हम दो चुके थे, 60 अभी बाकी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 560 हुआ। लेकिन 60 रुपीज़ हमने पे नहीं किए तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी भी बन जाता है, तो हम लोगों ने लाइबिलिटी में उसको शो किया है। इसके बाद आगे चलें तो स्टेशनरी एंड पोस्टेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं तो हम लोगों ने शो कर दिए। बाइसिकल परचेज दोस्तों, बाइसिकल परचेज मीन्स हम लोगों ने एसेट परचेज किया है ना कि एक्सपेंस, तो हम लोग उसको एसेट में लेकर गए और हम लोगों ने इसे एसेट्स में बाइसिकल के नाम से शो किया है। इसके बाद हम लोगों ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किए हैं, तो ये हमारी करंट ईयर में हमने की गई इन्वेस्टमेंट है, ये कोई इनकम ये एक्सपेंडिचर नहीं है। सर्टिफिकेट आपने परचेज किया है फॉर सेविंग पर्पस, दैट इज योर एसेट, तो आप इसको एसेट्स में शो कर सकते हो। और इसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी अर्न हो चुका है जो आपको रिसीव नहीं हुआ, भले ही ना रिसीव हुआ हो, लेकिन इनकम तो करंट ईयर में वो जनरेट कर ही चुका है, तो हम लोग यहाँ पर इनकम उसको शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से 100 रुपीज़। और साथ में क्योंकि ये मिला नहीं है अब तक, एक्रूड है, तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से इसको नीचे एसेट्स में भी शो किया जाएगा एज एन एडजस्टमेंट। इसके बाद हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोगों ने एज ए एनजीओ तो हेल्प करने का काम ही होता है, तो हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स में आता है और हमने इसको एक्सपेंडिचर में ले दिया है।
इसके बाद हमारे पास कितना बैलेंस बाकी था, हमारा पेमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो शो करता है। तो करंट ईयर के कैश बैलेंस और करंट ईयर के बैंक बैलेंस यानी कि करंट ईयर की एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसे हम लोगों ने अपने करंट ईयर के एसेट्स में शो कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करें तो पिछले साल की काफ़ी सारी एसेट्स हमें मिली थी जो उसके अंदर छुपी हुई थी, हमने उनको ऐड किया तो पता चला हमारे पास कैपिटल फंड लास्ट ईयर 4700 का था, जिसे हम लोगों ने अपनी करंट ईयर की बैलेंस शीट में यहाँ पर ले लिया। इसके बाद हम लोगों ने बैलेंसिंग की तो पता चला हमारी टोटल इनकम 9100 है, जो कि 1440 रुपीज़ ज़्यादा है, यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर्स कम है, हमारी इनकम ज़्यादा, दैट इज़ वी आर इन सरप्लस। तो हम सरप्लस बैलेंस को अपने कैपिटल फंड में यानी कि ओवरऑल बैलेंस में प्लस कर लेते हैं, और जब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल 6800 और वो इक्वल आता है।